बाजार आज फिर ठंडा रहा। हालांकि जैसा ब्लैक मंडे की आशंका थी वैसा ब्लैक नहीं रहा। ये सोमवार उतना काला नहीं रहा। आखिर में निफ्टी करीब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों करीब करीब 1%, क्योंकि निफ्टी बंद हुआ है 243.7 पॉइंट नीचे। 1.04% की गिरावट है और ये 23,123 पे बंद हुआ है। जबकि सेंसेक्स में 719 पॉइंट की गिरावट है। ये 0.97% है, 1% से कुछ कम है और 73,524 पे जाके बंद हुआ है। आशंका बहुत ज्यादा की थी। आशंका तो अमेरिकी बाजारों में जो भयानक गिरावट फ्राइडे को देखने को मिली थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा की थी, लेकिन वो गिरावट आई नहीं। फिर भी आप अगर बाजार का टोटल हिसाब जोड़ेंगे तो बहुत बुरा हाल है कुल मिला के। क्योंकि हुआ क्या है, अब 100 डेज, आपने 100 डेज तो बहुत दिनों से सुना नहीं होगा। भारत में पहले फिल्में 100 डेज मनाती थी, फिर सिल्वर जुबली मनाती थी, गोल्डन जुबली मनाती थी। अब फिल्मों में 100 डेज का कॉन्सेप्ट ही चला गया है। क्योंकि अब तो पहले वीकेंड में क्या कलेक्शन हुआ ये देखा जाता है। पहले फिल्म एक दो सिनेमा में रिलीज होती थी, वहां बहुत लंबे समय चलती थी, जो जितनी लंबी चली उतनी बड़ी हिट या सुपर हिट। तो उसमें तो 100-100 हफ्ते फिल्में चलती थी, कुछ तो 7-8 साल चली हैं, ऐसी फिल्में हैं। लेकिन अब वो होता नहीं है। तो बहुत दिनों से सुनाई नहीं पड़ा था, आज सुनाई पड़ा है। क्यों? क्योंकि ईरान की लड़ाई के 100 दिन हो गए हैं, पूरे 100 डेज हो चुके हैं। और इस 100 डेज की गणित जब जोड़ी जा रही है तो बाजार के जो टोटल मार्केट कैप है, कंबाइंड मार्केट कैप बीएसई के सारे शेयरों का, वो 4.5 लाख करोड़ रुपए गिर गया है। निफ्टी लगभग 7% नीचे आया है, जिसमें बहुत भारी, अब कह सकते हैं भारत का बाजार, जिसे इस बात का अभ्यास नहीं है। भारत में इस तरह का बहुत जमाने पहले कभी देखा गया था कि विदेशी असर होते थे, लेकिन आम तौर पे भारत के बाजार दुनिया की हलचल से, दुनियावी घटनाओं से अछूते रहते हैं। क्योंकि बहुत हमारे यहाँ अच्छे बैरियर्स, इस मामले में बहुत सारे सेफ्टी नेट काम करते थे। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति है वो बहुत खतरनाक हो गई है। यही देखने की बात है कि क्या किसको कितना नुकसान हो गया है। तो भारत का जो इक्विटी सिस्टम है, पूरा जो भारत का इक्विटी बाजार है, उसको दो झटके लगे हुए हैं। एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड $96 के ऊपर चला गया। गया तो 100 के ऊपर था, लेकिन अभी $96 के ऊपर है। और दूसरा, विदेशी निवेशकों की भयानक भगदड़ या बिकवाली। पहले बिकवाली कह रहे थे, अब तो भगदड़ ही माना जाएगा। जिन्होंने $28 अरब इस साल में बेच डाला है बाजार से। और ये और बढ़ती जा रही है। पिछले 2 हफ्ते में ये विदेशी निवेशकों की भगदड़ और तेज हो गई है, इसकी रफ्तार बढ़ गई है। करीब करीब $4 अरब इन 2 हफ्तों में चला गया है। और ये जो बिकवाली है, साथ में इसके इंडिया के बहुत सिस्टमेटिक डाउनग्रेड भी आ रहे हैं। लगातार डाउनग्रेड आते जा रहे हैं कॉरपोरेट अर्निंग साइकिल को लेके, कि कंपनियों की कमाई कमजोर होने जा रही है, खराब होने जा रही है, या उसमें जैसी बढ़त की उम्मीद की जा रही थी वैसी बढ़त नहीं हो रही है। तो अब एनालिस्ट ने इस साल के लिए भारत का प्रॉफिट फोरकास्ट 13% कर दिया है। 16% था जब ईरान की लड़ाई शुरू हुई थी, उसको कम करके 13% कर दिया है। और इसी वजह से ये जो करेक्शन है, उधर नैस्डैक में करीब 4.18% का कट हुआ है। तो पूरी दुनिया में एक तरह से खलबली मची हुई है। खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड हब्स हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, ऐसी जगहों में भी उससे कष्ट पैदा हो रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है इस हफ्ते बाजार को काफी कष्ट झेलना पड़ सकता है, ये बाजार के जानकारों का कहना है। और ये खास तौर पे पश्चिम एशिया का कॉन्फ्लिक्ट फिर भड़क रहा है। हालांकि फिर ताजा खबर यह है कि ईरान ने इसराइल के साथ युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। साथ में धमकाया है कि अगर इसके बाद भी गड़बड़ी जारी रही तो फिर हम और जोर से मारेंगे। तो वहां आज कभी नरम कभी गरम की गणित चलती जा रही है। और साथ में कच्चे तेल का दाम, इसीलिए बार बार कच्चे तेल का दाम नीचे आते आते अचानक फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें ब्रेंट अब फिर $96 के ऊपर चला गया है। और अमेरिका का जो जॉब डाटा डेटा है वो अच्छा आया, और यही बाजार के लिए चिंता का कारण आ गया है कि फिर अब, क्योंकि वहां अगर जॉब डेटा सुधर रहा है, महंगाई वाली चिंता बनी हुई है, तो फिर वहां का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। और अगर वो कट नहीं करेगा जैसा ट्रम्प साहब चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ समय तक होल्ड पे रहेंगे। और इसीलिए अब बाजार में एक परिस्थिति और बन गई है।
ये जो टेक्नोलॉजी लेड वहाँ एकदम से खलबली मची है, टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट आई है दुनिया भर के बेंचमार्क इंडेक्सेस में, उससे ऐसा लगता है कि भारत के शेयर बाजार के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है कि फिर दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कैपिटल रिलोकेशन करें कि किस बाजार में लगाना है, कहाँ, तो उनको शायद भारत में कुछ वैल्यू नजर आए। ऐसी परिस्थिति में ये उम्मीद की जा रही है। यहाँ अब कहा जा रहा है कि जो पिछले शुक्रवार का जो बिकवाली थी अमेरिका में, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी लेड सेल ऑफ थी। टेक्नोलॉजी कंपनियों में ही तेज गिरावट थी। और हो सकता है, अब ये बिल्कुल होपिंग अगेंस्ट होप आप कहिए, लेकिन हो सकता है कि अब वहां एआई ट्रेड को नॉन एआई ट्रेड की तरफ कन्वर्ट होने का सिलसिला शुरू हो, जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि भारत में एआई ट्रेड तो होता नहीं है। भारत में एआई पे कोई ट्रिगर है नहीं। तो अगर ये हो जाता है और एआई ट्रेड ठंडा पड़ता है, वहां एआई में पैसा लगाना लोग कम करते हैं, तो फिर विदेशी निवेशक वापस भारत की तरफ लौटने की सोच सकते हैं। ये कुछ जानकारों का कहना है। बाजार का जो आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं कि खास तौर पे भारत में जो गिरावट आई है उसमें कुछ खास सेक्टर्स हैं, कुछ खास पॉकेट्स हैं जिनको बहुत बुरी मार पड़ी है। इनमें बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, और निफ्टी करीब 7% गिरा है। पीएसयू बैंक्स इसमें सबसे ज्यादा तगड़ी उनको चोट लगी है। और पीएसयू बैंक्स को, निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स 16% गिरा है इसी दौरान। जब निफ्टी 7% गिरा है इस लड़ाई की शुरुआत से अब तक, वहां पीएसयू बैंक इंडेक्स 16% गिर चुका है। और उसमें करीब 3,60,000 करोड़ रुपया उनका मार्केट कैप वाइप ऑफ हो गया है। एसबीआई 18.6%, 18.6%। बैंक ऑफ बड़ौदा 18.1%। पंजाब नेशनल बैंक 17.5%। यूनियन बैंक 17.4%। और बैंक ऑफ इंडिया 19.6%। ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स, कच्चे तेल से जुड़ा हुआ, तेल के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनमें भी जबरदस्त ठुकाई हुई है। 9.4% एक सेक्टर, पूरे सेक्टर के एवरेज गिरावट है। भारत पेट्रोलियम 23.5% गिर चुका है। इंडियन ऑयल 26.2%। उधर निफ्टी बैंक करीब 9.97% गिरा हुआ है जब से लड़ाई शुरू हुई थी। और प्राइवेट बैंक्स ने कुछ बेहतर किया है, लेकिन फिर भी प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी 8% नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक 8.5% डाउन है। एक्सिस बैंक 8.1% डाउन है। निफ्टी आईटी भी 5.2% गिरा हुआ है। और वो नेस्डैक में जो भगदड़ मची, वहां जो एक गिरावट आई है उसका भी असर वहां दिख रहा है। टीसीएस 16.6% गिर चुका है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 16.9% गिरा है। इन्फोसिस 7.9% गिरा हुआ है। ऑटो में भी कोई राहत नहीं है। निफ्टी ऑटो 7% से ज्यादा नीचे है। टाटा मोटर्स 26%, 26.9%, लगभग 27%। और अशोक लेलैंड तो 31.2% नीचे है लड़ाई शुरू होने से पहले के मुकाबले। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी करीब 10% वैल्यू जा चुकी है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल फर्म्स, इन सबको एक करीब करीब बराबर की चोट पड़ी है। एचडीएफसी लाइफ 20% नीचे है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 26%। और एसबीआई कार्ड्स 23.9% डाउन है। इंडिविजुअल कंपनियां अगर आप देखें, बिल्कुल जो चुनिंदा ब्लू चिप कंपनियां जिनको कहा जाता है, तो रिलायंस 7.5%। एचडीएफसी बैंक 15.8%। आईटीसी 10.5%। मारुति सुजुकी 12.2%। बजाज फाइनेंस 10.7%। और गोदरेज कंज्यूमर 18% नीचे है। बस यहाँ एक फार्मा और हेल्थ केयर है जिसने बिल्कुल जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी फार्मा 5.6% ऊपर है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स भी 3.6% ऊपर है। और कैपिटल मार्केट्स, डिफेंस, मेटल्स और एनर्जी भी ऐसे हैं जिनमें कुछ लाभ हुआ है। उधर स्मॉल और मिड कैप भी अगर आप देखें, स्मॉल निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी मिड कैप 100, ये भी थोड़े मजबूत रहे हैं, या थोड़ा इसमें मतलब टिके रहे हैं अपनी जगह, या थोड़ी बहुत तेजी आई है। जिससे लग रहा है कि जो खास तौर पे जो डोमेस्टिक ग्रोथ का की कहानी है कि देश के अंदर जो कंपनियां कारोबार करती हैं, उनको ग्लोबल टेक्नोलॉजी की तेजी गिरावट से कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो अब ये समस्या ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है।
तो यहाँ से रिकवरी का जो रास्ता है वो बहुत एक धुंधला सा दिख रहा है, धुंध छाई हुई है उस पे, क्योंकि बार बार कॉर्पोरेट अर्निंग्स के रिवीजन आते जा रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरह से। और गोल्डमैन सैक्स तो कह रहा है कि भारत का अर्निंग्स मैट्रिक्स आगे भी कमजोर हो सकता है, आने वाले 2 महीनों में और कमजोरी दिखा सकता है। तो ये इस तरह की चिंता की बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने जो एक फॉरेक्स अट्रैक्ट करने के लिए एक नया जो कदम उठाए हैं, जिसमें एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे है उसमें टैक्स की राहत मिल रही है, तो हो सकता है पैसा आएगा भी तो वो वहां चला जाएगा, तो उससे बहुत सीधे इक्विटी मार्केट को बहुत लाभ होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में फंड मैनेजर कह रहे हैं कि अब ज्यादातर, अभी करेक्शन बहुत हो चुका है, बहुत सारे वैल्यूएशन की चिंताएं बाकी हैं, लेकिन इंडेक्स लेवल पे अभी लार्ज कैप जो हैं वो अपने बहुत लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन से नीचे चल रहे हैं। तो ऐसे में अब कंपनियों की कमाई भी जो है वो बहुत अनइवन आने के आसार दिख रहे हैं। कुछ ग्रोथ दिख रही है कमोडिटीज में, मेटल्स में, माइनिंग में, कुछ एनर्जी कंपनियों में, जिनको कच्चे तेल के दाम बढ़ने से फायदा हो रहा है। लेकिन अभी अर्निंग्स एक्सपेंशन फैलेगा, और वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल्स में, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी जा सकता है। जब ये राहत होगी तब तक धैर्य को साथ रखना ही काम आ सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।